नमस्कार एंड सत श्री अकाल। आज एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत हो रही है। इससे पहले वाली प्लेलिस्ट में हमने एनसीईआरटी एग्जामिनर का खात्मा किया था। एनसीईआरटी एग्जामिनर के ऐसे सारे सवाल जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में फिट बैठते हैं वो हमने मिलकर सॉल्व करे। लेकिन ये वाली प्लेलिस्ट पिछली प्लेलिस्ट से भी ज्यादा स्पेशल है। आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होगी। इलैबोरेट कर देता हूं कि आपको इस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो में क्या क्या चीजें मैं देने वाला हूं, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं। आप लोगों को कुछ यूनिक सवालों का सामना करने को मिलेगा। इससे होगा क्या सर? अरे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे सेट में अगर एक आधा नया सवाल आ गया तो तुमको उस नए सवाल से टैकल कैसे करना है, उसके लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा ना। तो ये यूनिक सवाल तुमको हेल्प करेगा, वो स्किल सिखाएगा। उसके बाद तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? अरे तुम्हारे जो ऑलरेडी नोन सवाल है, कन्वेंशनल सवाल है, उसको मैं डिफरेंट अप्रोचेस से तुमको सॉल्व करना सिखाऊंगा। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा जिससे तुम एग्जाम टाइम में अपना टाइम सेव कर पाओगे। उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड, कुछ ट्रू फॉल्स ट्रिकी सवाल मैं तुम लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि सीबीएसई 2024 के बोर्ड के पेपर में और 2025 के बोर्ड के पेपर में कर चुका है कि जो नोन सवाल है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी उसने ट्रिकी बना दी और बच्चे फंस गए। तो आप लोग यहां पर देख पाओगे कि आपका कॉन्सेप्ट कितना टाइट है, कितना मजबूत है कि भाई अगर थोड़ी सी लैंग्वेज में मैं हेराफेरी कर दूं तो आप लोग फंस रहे हो या नहीं फंस रहे हो, वो चीज आप लोगों को यहां से सीखने को मिलेगी। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखना चालू करते हैं। पहले पार्ट में मैं 4 सवाल तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। बड़े आराम से आप लोगों को पॉज करके इन सवालों के बारे में सोचना है और फिर जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको सुनना है और कॉन्सेप्ट को अपने साथ घर लेके जाना है। सिमिलर शेप्स पहला सवाल है, पहला स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स है आप लोगों के सामने। सिमिलर शेप्स आर ज्योमेट्रिक फिगर्स दैट हैव सेम शेप। आप लोगों को क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? आप लोग अगर सिमिलर शेप्स की डेफिनेशन पढ़ते हो एनसीईआरटी में, गूगल पर कहीं पर भी डालो, आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। तो सबसे पहले आपको पॉज करके सोचना है कि आप लोगों के हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, मैं उस पे कमेंट ना करके मैं इस चीज पे कमेंट करता हूं कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। आप लोग बोलोगे सर कैसे? हमने तो यही पढ़ा है सिमिलर शेप्स की डेफिनेशन। तो मैं आप लोगों को बताता हूं। सिमिलर शेप्स का मतलब है ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर जिनकी सेम शेप हो, है ना। तो मैं आप लोगों के सामने 2 रेक्टेंगल रखना, ये रहा मेरा पहला रेक्टेंगल, ये रहा मेरा दूसरा रेक्टेंगल। आप लोगों को ऐसे साइज से पता चल रहा है कि पहला वाला रेक्टेंगल थोड़ा सा छोटा है और दूसरा वाला रेक्टेंगल बड़ा है। चलो मैं यहां पर ना इसकी लेंथ और विड्थ ले लेता हूं, यहां पर भी इसकी लेंथ और विड्थ ले लेता हूं। मान लो इसको मैं बोल देता हूं 3 और इसको मैं बोल देता हूं 4, ठीक है। और इसको मैं सेंटीमीटर बोल देता हूं, इसको भी मैं सेंटीमीटर बोल देता हूं। ये बोल देता हूं कि भाई तू चल मान ले, या फिर ये वैसे छोटा लग रहा है तो इसको ऐसा 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इसको मैं 6 सेंटीमीटर ले रहा हूं दोस्तों, और इसको मैं ले रहा हूं 3 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट इज रिटन हेयर, ये दोनों शेप्स रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, सेम ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, तो ये दोनों की दोनों सिमिलर शेप्स होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सिमिलर शेप्स हैं? द आंसर इज नो। सिमिलर शेप्स आप उन्हीं सेम ज्योमेट्रिक फिगर्स को बोल सकते हो दोस्तों जो कि एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्केल फैक्टर वाला जो आपने पढ़ा होगा। इंटर कन्वर्टेबल होना बहुत जरूरी है और मैं तो इसको प्यार से जूम इन जूम आउट बोलता हूं। स्केल फैक्टर की ऐसी की तैसी, मेरे को पढ़ना ही नहीं है इतनी टेक्निकल टर्म्स में। आप लोग क्रोम पे जाते हो, अगर आपको फॉन्ट बहुत छोटा दिख रहा होता है, रीडेबल नहीं होता, तो आप लोग साइड से वो प्लस वाला आइकन दबा के जूम करते हो ना, जूम करते हो। बस वैसे ही आपको रिलेट करना है कि अगर आप इसको ऐसे जूम करो तो ये एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इसके साथ कंप्लीटली ओवरलैप कर गई अगर, तो ये दोनों फिगर सिमिलर होंगी। अगर आप इसको ऐसा इंटू 2 से जूम करोगे तो ये तो दोस्तों 6 बन जाएगा, लेकिन ये 4 बनना चाहिए था, यहां पर 3 है। या फिर अगर आप इसको मिनिमाइज करो, बाय 2 करो इसको मिनिमाइज, तो आपको 6 3 बनता हुआ दिखाई देगा और 3 1.5 बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ये दोनों फिगर्स इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। ऐसा कोई स्केल फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करवा दे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज व्हाई दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। तो ये स्टेटमेंट इनकंप्लीट है।
यहां पर ये लिखना चाहिए हैव सेम शेप एंड कैन बी कन्वर्टेड टू वन अनदर यूजिंग जूम इन और जूम आउट, जूम इन और आउट। बात समझ आई? अगर आप इस तरीके से सिमिलैरिटी को पढ़े हो ना, आपके जो सिमिलैरिटी वाले क्राइटेरियाज है ना, आपको मजाक लगने लगेंगे। जब मैं सिमिलैरिटी के सवाल करवाता हूं ना, मैं ये क्राइटेरिया के अराउंड बात ही नहीं करता, देख के ही पता चल जाता है कि वो इंटर कन्वर्टेबल है, तो हाँ सर सिमिलर शेप्स होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप आपको पहले सवाल में मजा आया होगा। दूसरा सवाल है, आपको ऐसा एक सेमी सर्कुलर रीजन दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि सरकमफ्रेंस इसका पाई r प्लस 2r है। आप लोगों के हिसाब से ये चीज सही है या गलत है? बहुत ऑब्वियस चीज है। आप लोग बोलोगे कि सर इतनी आसान चीज आप लोग बता रहे हो, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। 90% 95% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस होता है। आप लोग बताओ, पॉज करो और सोचो कि सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस होता है। देखो यार, मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अगर अंग्रेजी में दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ फर्क है। सोने को स्लीप भी बोलते हैं, नैप भी बोलते हैं। स्लीप का मतलब है कि आप अच्छे खासे टाइम के लिए सो रहे हो, नैप का मतलब है शॉर्ट स्लीप। डिफरेंस है। तो सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों बाउंड्री के लिए यूज किए जाते हैं कि बाउंड्री की लेंथ क्या है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सरकमफ्रेंस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? स्पेशल पेरीमीटर, स्पेशल टाइप ऑफ पेरीमीटर term used for circular or curved boundaries. जब आप कंप्लीट सर्कल लेते हो ना दोस्तों, तो यहां पर आपको सारी बाउंड्री ही सर्कुलर दिख रही है, इसलिए यहां पे सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम निकल कर आते हैं। लेकिन इस वाले केस में आपके पास ये सर्कुलर बाउंड्री है और ये स्ट्रेट बाउंड्री है। तो अगर मेरे को सरकमफ्रेंस लिखना हो, सरकमफ्रेंस अगर आपको बताना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर बाउंड्री को कैलकुलेट करते हो, प्लीज ध्यान रखना। तो सरकमफ्रेंस का आंसर होगा पाई r। और अगर कोई मुझसे पेरीमीटर पूछ ले इस सेमी सर्कुलर रीजन का, तो मेरा आंसर आएगा पाई r प्लस 2r। देयर इज अ डिफरेंस and that is why there are two different terms. प्लीज ध्यान रखना है इस चीज को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत खूबसूरत सवाल है भाई, और ये सवाल कहां से इंस्पायर्ड है? आप लोगों का 2024 में या फिर 2023 में, मेरे को साल याद नहीं है, एडिशनल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था सीबीएसई ने, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे सवाल थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लेके। और मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि 2026 में ना सीबीएसई सरप्राइज कर सकता है। मतलब आपको पेपर के अंदर काफी ट्रिकी सवाल देखने को मिल सकते हैं। जो एडिशनल पेपर रिलीज किया था उसके लेवल का पेपर आ सकता है, हो सकता है आसान भी आ जाए, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट ये कह रहा है इस बार। कैन 3 tangents बी ड्रॉन फ्रॉम 2 एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल? ठीक है, मतलब आउटसाइड एक पॉइंट है सर्कल के, वहां से सवाल समझ लो कि 2 पॉइंट सर्कल के बाहर हैं, तो आप कितनी टैंजेंट्स बना सकते हो? क्या 3 टैंजेंट्स बनाई जा सकती हैं? तो देखो यार, आप लोगों को इतना तो पता ही है कि 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट से 2 टैंजेंट बनती है। ठीक है, तो यहां से भी ऐसे बन जाएगी और यहां से भी ऐसे। तो 2 पॉइंट से मेरी 4 टैंजेंट बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मुझे सोचना है कि क्या 3 टैंजेंट भी बन सकती हैं क्या? दैट इज द क्वेश्चन। 4 बन रही है तो मेरे को पता है, लेकिन क्या मैं 3 टैंजेंट्स भी बना सकता हूं? सोचता हूं। ठीक है, आप लोगों को पॉज करके सोचना है, ये नहीं कि सारी चीजें सर की देख ली भाई, सर अच्छा आप तो समझा ही रहे हो, हम लोग खुद से क्यों सोचे, फिर पर्पस डिफीट हो जाता है। तुम लोगों को खुद से सोचना है, वहां से तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप। देखो यार, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि अच्छा ये सर्कल है, मैंने एक पॉइंट लिया ये, ठीक है, इसी पॉइंट से मैंने सबसे पहले 2 टैंजेंट्स ड्रॉ कर दी। एक एक्सटर्नल पॉइंट से तो 2 टैंजेंट्स होंगी, ये फैक्ट है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। अब दूसरे पॉइंट के बारे में सोचता हूं, इसी पॉइंट को रेफर करके। अगर मैं यहां कहीं ले लूं पॉइंट को, तो मेरे को पता है कि यार 4 टैंजेंट्स हो जाएंगी। मेरे को सोचना है 3 टैंजेंट्स के हिसाब से।
तो अगर मैं या तो इस लाइन पे एक्सटेंड करके ही पॉइंट को ले लूं या फिर इस पे एक्सटेंड करके, कोई सा भी एक चूज कर लो। जैसे मान लो ये पॉइंट P है और इसी की एक्सटेंशन में, इसी टैंजेंट की एक्सटेंशन में मैंने Q पॉइंट ले लिया। तो अब बताओ ये वाली जो टैंजेंट है वो P पॉइंट के लिए भी और Q पॉइंट के लिए भी कॉमन हो गई ना, और यहां से ऐसे एक अलग से टैंजेंट चली जाएगी। तो 1 2 3 कितनी टैंजेंट्स मिल गई आपको? 3 टैंजेंट मिल गई। तो ये केस कब पॉसिबल होगा? जब दो पॉइंट्स एक टैंजेंट पे लाई कर रहे हो इस तरीके से। अब आप इस वाले पॉइंट को इस वाली टैंजेंट पे भी ले सकते थे। तो 3 टैंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है फ्रॉम 2 एक्सटर्नल पॉइंट्स एंड द केस लुक्स लाइक दिस। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड यही ज्योमेट्री की खासियत है। आपको मैं इससे सिखाऊंगा। आप लोग, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, क्या क्या सीखने को मिलेगा? नए सवाल करने को मिलेंगे, पुराने सवाल नए अप्रोचेस के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करने को मिलेंगे। ये सवाल आप हर बच्चे ने सॉल्व किया होगा, हर बच्चे ने ये सवाल सॉल्व किया होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, हर आपको स्टैंडर्ड बुक में ये वाला सवाल देखने को मिलेगा। 2 अप्रोचेस इसके हैं हमारे पास। एक डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसको बनाते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ सेक्शन फॉर्मूला से भी इसको बनाया जा सकता है। ये दोनों के दोनों हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं। मैं दोनों पे ही बात नहीं करूंगा, मैं एक नई बात करूंगा जो आपको देख के मजा आएगा। विजुअलाइजेशन डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, रियल कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी। मेरे को ये 3 पॉइंट सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि यार भाई साहब इनको ना प्लॉट करते हैं, ठीक है, इनको ना मैं करने जा रहा हूं प्लॉट, देखना मजा आ जाएगा, मतलब दिल खुश हो जाएगा यार। और ये सब चीजें ना मैं ऐसे, जब मेरा फ्री टाइम होता है ना, मैं ऐसे ही सोचता रहता हूँ यार इस वाले सवाल को किसी और मेथड से कर सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे एक्सप्लोर किया, तब जाके ऐसे मेथड्स ना कुछ अपने आप ही मेरे को मिल जाते हैं। ध्यान से देखना, शायद आपने इस तरीके से इस सवाल के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। मैंने रैंडमली फ्री हैंड ये पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। 5,7, 5 यहां है कहीं, 7 मान लेते हैं यहां होगा कहीं, ठीक है। उसके बाद है अपना 6,6, तो 6 x में मतलब थोड़ा सा आगे और y में 6, ये 7 था तो थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं, ठीक है दोस्तों। ये मेरा है 5,7 और ये है मेरा 6,6। अब 3 वाला पॉइंट तो देखो x में पहले ही होगा ना, तो यहां कहीं मान लेते हैं वाला पॉइंट है। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो P की वैल्यू मेरे को बतानी है। अब देखो तुमको खुद ही पता चल रहा है कि कोलिनियर होगा तो यहां तो नहीं हो सकता, मतलब ऑब्वियस सी बात है 3 के साथ जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा, जो P की वैल्यू है वो 7 से बड़ी होनी चाहिए। ये तुमको डायग्राम ही बता रहा है, यानी कि ये और ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तुमको डायग्राम को देखते ही पता चल रहा है कि अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं सर, तो मेरी P की वैल्यू 7 से तो ऊपर ही होनी चाहिए। अब सर कैसे निकाले? 2 ऑप्शन में फंस गए। ज्योमेट्री की खूबसूरती देखो, क्या तुमको सिमिलर ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? बोलो हाँ या ना। सर कौन कौन से? अभी मार्क कर देता हूं। क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है? अच्छा, ये बताना किसके बराबर है? यहां पर ये वाला पॉइंट किसके बराबर है? 3, P। तो यहां पर x 3 है, यहां पर 6 है, तो ये 3 यूनिट्स हो जाएगा। यहां पर x 3 है, यहां पर 5 है, तो ये 2 यूनिट्स हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? 2/3। और यही किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों? दिस बटा बड़े वाले ट्रायंगल का ये वर्टिकल वाला साइड। तो अगर ये P है, ठीक है, ये वाला y कोऑर्डिनेट मेरा P है और ये 7, तो P - 7 हो गया छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, और बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट किसके बराबर हो गया? P - 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर तुम यहां पे तो तुमको मिलेगा 2P - 12 = 3P - 21, और यहां से तुमको P की वैल्यू आती हुई दिखाई देगी 9। दैट इज C इज द करेक्ट आंसर। अभी तो मैंने तुमको समझाया है तो मेरे को इतना टाइम लगा है, वरना मैं इस सवाल को इस अप्रोच से 30 से 40 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता हूं। और अब तो तुमको ये मेथड पता चल गया ना, तुमको इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये लिखने के लिए और ये कैलकुलेट करने के लिए टाइम लगेगा, जो भी लगेगा।
दैट इज इट, और कुछ करना ही नहीं है। और यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में कैसे समझा सकता हूँ, अगर मेरे को इसी मेथड को एक तरीके से एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड बनाना है तो मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तुमको बोलूंगा कि एक काम करो, एक बारी यहाँ पर x का डिफरेंस लो, यहाँ पर x का डिफरेंस लो, इनको रेशियो में डाल दो 2/3, और सिमिलरली तुम लोगों को कुछ नहीं करना, फिर तुमको y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है। और 11th में जाके तुम पढ़ोगे, ये और कुछ नहीं है, स्लोप निकालने का तरीका होता है, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो मैंने सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से तुमको वही सेम चीज सिखा दी है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा, क्योंकि ये सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आएगा, एमसीक्यूज में तुमको मेथड नहीं लिखना होता एग्जैक्टली, लेकिन अगर तुम ऐसी अप्रोचेस विजुअलाइजेशन डेवलप करते हो, एक दूसरा बच्चा, फलाना बच्चा इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट लेगा, आप उसके आधे टाइम से भी कम टाइम लोगे, 40-45 सेकंड में ये वाला सवाल सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को भीड़ से अलग लेके जाने वाली है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए हर वीडियो के ऊपर। आप लोगों को कमेंट करना है, दिल भेजने हैं, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करनी है जिनका भी आप भला करना चाहते हो, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं कि गगन सर के बारे में दूसरे बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए, वरना हर बच्चा ही टॉप कर जाएगा। अरे भाई थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोच लो यार। और मैं तो चाहता हूं कि मैं और ज्यादा बच्चों तक पहुंचूं, ताकि जो हमारी वो एक बोरिंग कन्वेंशनल टीचिंग हो गई है ना यूट्यूब पे, कि खुद पढ़ लिया 1 घंटा पहले और आके पढ़ा दिया, उन सब चीजों से बच्चों को छुटकारा मिले और थोड़ा सा रियल लर्निंग चालू हो यार यूट्यूब पे। आप लोगों को हर वीडियो देखनी है इस प्लेलिस्ट की, कोई भी वीडियो मिस मत करना। एक भी वीडियो मिस करी तो हो सकता है कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला था, जिससे सवाल आने वाला था, वो तुम लोगों ने मेरे साथ डिस्कस नहीं किया और उस सवाल में तुम फंस जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।